बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बच्चों आप लोग अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिजिक्स प्रैक्टिकल सेंटर का जो गेस्ट पेपर है उसके एमसीक्यूज आपके साथ करने वाले हैं जी सॉल्व। एमसीक्यूज बच्चों आपको बताते चले बिकॉज यू आर गोइंग टू अपेयर वेरी फर्स्ट टाइम इन योर बोर्ड एग्जाम, क्लास 9 वाले बच्चे। तो बच्चों 12 नंबर होते हैं आपके फिजिक्स के एमसीक्यूज के अंदर और ये वो 12 नंबर है जो हर बच्चा 100% ले सकता है, यानी कि 12 में से 12 मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो ये सारे की सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स बच्चों आपको शो होते हैं आप वहां पर जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी टीम आपके लिए वहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारी अनाउंसमेंट्स शेयर करती रहती है। चले जी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 12 मार्क्स है जी। ईमानदारी से वीडियो को पॉज करते रहना है साथ साथ, ठीक है। और पहले कोशिश करनी है कि एमसीक्यू को आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू मैं भी सॉल्व करवाऊंगा और एंड में आपने लाजमी बच्चों कमेंट करना है कि आपने 12 में से कितने जो मार्क्स हैं वो सिक्योर किए, ठीक है, ईमानदारी के साथ। चले भाई शुरू किया जाए। तो सबसे पहली बात, हाँ भाई सबसे पहली चीज, फिजिकल बैलेंस इज यूज टू मेजर। हाँ भाई फिजिकल बैलेंस होता क्या है? तो भाई फिजिकल बैलेंस आप रोज देखते हैं, आप रोज सब्जी या फ्रूट लेने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ठेले के ऊपर या शॉप्स के ऊपर तराजू रखा हो, ठीक है, जिसके एक साइड पे वो कुछ वेट रखते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आप अपना सामान जो है यानी कि सब्जी लेने गए हैं या फ्रूट लेने गए हैं वो उसमें डालते हैं। तो आप देखते हैं वो तराजू जो है वो किस लिए यूज होता है भाई? वो वजन को कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अब हमारे बहुत सारे शपाटर बच्चे यहाँ पर ऑप्शन टिक करने वाले हैं वेट, और ये आंसर हो जाएगा जी गलत। वाई? क्योंकि अब आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं और आपने ये पढ़ा है बच्चों कि वेट जो है ये तो एक फोर्स का नाम है। वेट तो एक फोर्स है, वेट वजन तो है ही नहीं। वजन को फिजिक्स में हम क्या कहते हैं बच्चों? वजन को हम मास कहते हैं, है ना। भाई आप मिसाल के तौर पे आप शॉपकीपर के पास गए, एक दुकान वाले के पास गए और आपने से कहा कि मुझे 2 किलो जो है वो शुगर दे दो यानी कि चीनी दे दो। तो आप मुझे बताएं कि ये 2 किलोग्राम, क्या आप इसे वेट कहेंगे कि मैंने 2 किलोग्राम जो है वो शुगर का वेट लिया है, या आप उसे कहेंगे भाई आपने मास लिया? हाँ भाई क्या कहेंगे? मास कहेंगे ना, वेट नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के अंदर वेट हम फोर्स को कहते हैं, ठीक है, वेट एक फोर्स है। जबकि किलोग्राम जो वजन का यूनिट है वो बेसिकली किसके यूज होता है? वो यूज होता है मास के लिए। इज इट क्लियर? तो पहला जो बच्चों एमसीक्यू है इसका राइट आंसर इज मास। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है? चले भाई आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर। इफ अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट 3 मीटर। हाँ भाई क्या दिया हुआ है? 6 न्यूटन फोर्स दी हुई है और 3 मीटर यानी कि ये फासला डिस्टेंस दिया हुआ है। सबको पता है कि मीटर जो है वो फासला यानी कि डिस्टेंस का यूनिट होता है। अब ये बताएं कि जो वर्क डन हुआ, ठीक है, अब हमने ये चीज फिजिक्स में पढ़ी है, किसी भी चीज के ऊपर जब फोर्स लगे, ठीक है, और वो कुछ मूवमेंट करे तो हम कहते हैं भाई उस चीज ने काम किया, उसने वर्क डन किया, ठीक है। तो हमने ये बताना है कि वर्क डन कितना हो। अब बच्चों आप समझ रहे हैं कि पेपर में एमसीक्यू उस तरह भी आता है यानी कि न्यूमेरिकल बेस के, न्यूमेरिकल की तरह, लेकिन बहुत लेंदी न्यूमेरिकल नहीं होगा, आसान सा न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। तो बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला सबको पता, वर्क डन बराबर होता है किसके भाई? एफ इंटू डी या फिर एफ इंटू एस के, ठीक है। एफ फोर्स है और डी क्या है? डिस्टेंस है। तो मुझे बताओ फोर्स कितना है बच्चों? फोर्स हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मेरे पास कितना है जी? 3 मीटर है। तो 3 6 हाँ भाई 6 3 क्या होगा बच्चों? 6 3 18, 6 3 18। सो योर आंसर विल बी 18 जूल्स। क्लियर? हाँ भाई ईमानदारी से कमेंट करो कितने बच्चों ने इस एमसीक्यू को सही सॉल्व किया। सही सॉल्व किया, वेरी गुड। नहीं सॉल्व किया कोई बात नहीं, आपने सीख लिया है कि इस तरीके से अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पेपर में आए तो आपने उसको किस तरीके से हैंडल करना है। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज। हाँ भाई स्टैटिक फ्रिक्शन क्या? फ्रिक्शन क्या होती है भाई? जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से टकर रहे हैं, है टकरते हैं या टकरे हुए हो,
तो हम क्या कहते हैं भाई, वहां पर फ्रिक्शन है। ठीक है, हमेशा याद रखो बच्चों, फ्रिक्शन का ये मतलब नहीं है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रगड़ खाते हुए जा रहे हो तो फ्रिक्शन होगा, नहीं भाई। एक टेबल है और उस टेबल के ऊपर एक बुक रखा हुआ है और उस बुक को हम मूव नहीं करवा रहे, बट स्टिल वहां पर एक फ्रिक्शन होगी, और उस फ्रिक्शन को ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। क्लियर? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का बच्चों दूसरा नाम क्या होता है, तो याद रखो, उसका दूसरा नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम है बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन। 3 एमसीक्यूज हो गए, आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, हाँ भाई, सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में वीडियो बना रखी है बच्चों, यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बाय द एजुकेशनल हब। बहुत मजे से आपको सिखाया है, बताया है, वहां पर आप जाकर इसे सीख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है, क्योंकि बच्चों ये सवाल आपके एमसीक्यू के अंदर लाजमी आएगा, और अगर एमसीक्यू में नहीं आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आने के चांस बहुत ज्यादा होंगे। क्लियर? चलो भाई, सिग्निफिकेंट फिगर कौन से होते हैं भाई? 1 से लेकर 9 तक, जीरो को हटाकर। लेकिन हमने ये रूल पढ़ा था कि एक सिग्निफिकेंट फिगर शुरू में आ जाए और एक आखिर में आ जाए तो दरमियान वाले भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो टोटल यहाँ कितने नजर आ रहे हैं जी? पहला और आखिरी तो सिग्निफिकेंट है, और क्योंकि पहला और आखिरी सिग्निफिकेंट है तो दरमियान वाले भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो टोटल कितने हुए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने बच्चों ने ये सही ऑप्ट किया था? लाजमी कमेंट में बताना है बच्चों आपने। आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज रिपल्सिव, attractive, cannot predict, can be attractive और repulsive। याद रखो बच्चों, न्यूटन ने क्या बताया था भाई? न्यूटन ने कहा था कि दुनिया की हर एक चीज दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। रिपेल की बात उसने नहीं की थी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर उसने बात की थी कि दुनिया की हर एक शय दूसरी शय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे हमने पढ़ते हैं कि भाई अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है और मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से दोनों एक मखसूस ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सन अर्थ को अट्रैक्ट करता है जबकि अर्थ सन को अट्रैक्ट करती है। क्लियर है ये बात? तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट आई थिंक कि ये सब बच्चों ने सही ऑप्ट किया होगा। आगे बढ़ते हैं। द मोशन ऑफ पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल। हाँ भाई, पेंडुलम की एग्जाम्पल क्या है? वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है भैया? कोई चीज आगे जाए फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, तो दिस इज बेसिकली नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, स्टेबिलिटी ऑफ रेसिंग कार इज इंक्रीज बाय। पहले ये बताओ कि सब बच्चों ने रेसिंग कार देखी है? ठीक है, रेसिंग कार कैसी होती है भाई? आप ये मुझे बताएं, रेसिंग कार रोड से ऊंची होती है या बिल्कुल रोड के साथ चिपकी हुई होती है? हाँ भाई, व्हाट वुड बी योर आंसर? सो आपका आंसर होगा सर, जितनी ज्यादा गाड़ी तेज चलेगी वो उतनी ज्यादा रोड के साथ चिपकी हुई हो। एंड रीजन इज कि हम जितना ज्यादा गाड़ी को नीचे करेंगे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। और इसकी वजह से बेसिकली होता क्या है कि कार की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि कार जो है वो उल्टी नहीं होगी और उसको उलटना इतना आसान नहीं होगा। हो तो वो भी सकती है, लेकिन चांस क्या होगा? कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम जब भी किसी भी शय का बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करते जाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हाँ, आप पेपर में एमसीक्यू ये भी आ सकता है कि किसी चीज की इनस्टेबिलिटी बढ़ानी हो तो आप क्या करेंगे? आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रेस कर देंगे, बढ़ा देंगे। इज इट क्लियर? मुझे आप बताओ कि गाड़ी का उलटना ज्यादा आसान है, एक आम गाड़ी, या एक बस का उलटना ज्यादा आसान है? तो बच्चों याद रखो, बस का उलटना ज्यादा आसान होगा। क्यों? क्योंकि बस की जो बॉडी है वो हाइट में ज्यादा होती है, तो जो चीज जितनी ज्यादा हाइट में होगी उसको उतने ज्यादा फ्रिक्शन का सामना होगा और उस वजह से उसका उल्टा होना, उसका पलट जाना वो ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो लिहाजा कार की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उसका क्या करते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लो करते हैं। क्लियर? चलो, द मटेरियल विद मोस्ट इलास्टिसिटी। हाँ भाई, कौन सा इसमें मटेरियल ऐसा है जो सबसे ज्यादा इलास्टिक है? याद रखो, इलास्टिक का मतलब ये है कि जिसको हम बहुत ज्यादा मोड़ तोड़ सकते हैं। तो याद रखो, दिस इज बच्चों स्टील। ठीक है, स्टील बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसको बहुत सारी शक्लों के अंदर मोल्ड कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। हाँ भाई, एल्यूमिनियम की डेंसिटी आपके बुक के अंदर गिवन है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं। इफ अ गैस इज हीटेड इन अ सील्ड सिलेंडर। हाँ भाई, एक सिलेंडर लो और उसमें कुछ गैस डालो और उसको गर्म करो, क्या होगा? क्या प्रेशर बढ़ेगा? हाँ भाई, प्रेशर तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा।
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। भाई हम जब भी गैस को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से प्रेशर भी बढ़ेगा और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या है? मूवमेंट है। तो मूवमेंट बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और जाहिर सी बात है, जब आप उसको गर्म कर रहे हैं गैस को, तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों आंसर सही है? सो राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये 10 एमसीक्यूज हो गए। आइए जी 11th एमसीक्यूज की तरफ। 1 लीटर इज इक्वल टू, याद रहे बच्चों, जैसे 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, इसी तरीके से 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। याद रखना है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हाँ भाई, लिक्विड क्या है? मान लो पानी है और मैं उसको वाटर वेपर बनाना चाहता हूँ, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कौन सी हीट देनी पड़ेगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ सन, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो दैट इज वेरी इजी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। भाई इसको इतनी हीट देंगे कि वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाए? गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बच्चों ये थे 12 एमसीक्यूज, और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपने बच्चों ये एमसीक्यूज हमारे साथ सॉल्व किए होंगे। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह ताला आप तमाम बच्चों को अच्छे नंबर से, बेहतरीन मार्क्स से कामयाब करें। बच्चों हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज।